चलिए, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में, जो कि बंगाल में अपॉइंट होते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो अब जो फोकस होगा वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो ये अपॉइंट होते हैं 1786 से 1786 में, और 1786 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट रहते हैं या नियुक्त रहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इनके बीच में अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में 1 साल के लिए एक गवर्नर जनरल और अपॉइंट किए जाते हैं, जिनका नाम था जॉन मार्कसन। ठीक है, तो जॉन मैकपर्सन जो कि इस बीच में अपॉइंट होते हैं कुछ समय के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में। हालांकि उनके समय पर कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी या कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है, इसलिए उनका जो नाम है या उनको हमको याद करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 टू 1793। अब इनके शासनकाल के समय पर या इनके टेनर के समय पर क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई हैं, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उनकी अगर बात करें तो आप लोग देख रहे हैं 1786 टू 1793। अब यहां पर सबसे पहली चीज आ जाती है, वो आ जाती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की अगर बात करें तो ये लड़ा गया था कब से कब तक, 1790 से 1792 1792 के बीच में। और इसमें जो मैसूर के जो शासक थे उस समय पर वो थे कौन, वो थे हैदर अली, और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश फोर्स या ब्रिटिश की जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी की फोर्स थी या जो गवर्नर थे, उनके अगेंस्ट में युद्ध लड़ा जा रहा था। इस युद्ध के पीछे का जो बेसिक रीजन था या जो मेन कारण था वो क्या था, वो रीजन ये था कि जो साउथ में मैसूर के साउथ में जो टेरिटरी थी, जो साम्राज्य था, वो त्रावणकोर साम्राज्य था, त्रावणकोर एम्पायर था, जो केरल के रूलर्स का हुआ करता था। और उस त्रावणकोर एम्पायर को उस त्रावणकोर साम्राज्य को, उस त्रावणकोर एम्पायर को जो टीपू सुल्तान था वो अपने क्षेत्र में या अपने एम्पायर का हिस्सा मानता था। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे हैदर अली नाम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को ये लगता था या टीपू सुल्तान का ये मानना था कि जो त्रावणकोर एम्पायर है वो उनके अधीन आता है, उनके साम्राज्य के अंडर कंट्रोल में आता है। ठीक है, और उस त्रावणकोर साम्राज्य में ब्रिटिशर्स का या ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखा जा रहा था। ठीक है, और कुछ डिस्प्यूट यहाँ पे क्रिएट हुए थे, कुछ रीजनल डिस्प्यूट क्रिएट हुए थे, कुछ जमीन से संबंधित कुछ विवाद वहां पर उत्पन्न हुए थे। ठीक है, और उसी कारण से क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान के द्वारा त्रावणकोर पर हमला कर दिया जाता है। ठीक है, और त्रावणकोर की सिक्योरिटी के लिए, त्रावणकोर की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, वहां पर अंग्रेजों के द्वारा हेल्प की जाती है, और इस तरह से ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था वो शुरू हो जाता है। ठीक है, हालांकि इस युद्ध में हार हो जाती है टीपू सुल्तान की, और फाइनली उन्हें एक ट्रीटी करना पड़ती है, एक संधि करना पड़ती है, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के कारण टीपू सुल्तान का आधे से ज्यादा जो साम्राज्य था, आधे से ज्यादा जो मैसूर स्टेट था, वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। अंग्रेज उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अंग्रेज उसमें से कुछ भाग जो है वो हैदराबाद के निजाम को दे देते हैं, कुछ भाग मराठों को दे देते हैं, बाकी हिस्सा अपने कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से साथ ही साथ काफी ज्यादा उनके ऊपर वॉर कंपेंसेशन लगाए जाते हैं, वॉर पेनाल्टी लगाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ उनके 2 पुत्रों को, टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को भी ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपने साथ हिरासत में रख लेते हैं। ठीक है, जमानत के तौर पर। तो इस तरह से ये वॉर होता है किसके समय पर, ये युद्ध लड़ा जाता है किसके समय पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि 1786 से 93 में एक ही युद्ध है जिसका नाम क्या है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। क्योंकि मराठा वॉर की अगर बात करें तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो चुका है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर, 1775 से 1782 तक चला था। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की बात की जाए तो वो 1800 या 1803 से 1805 तक चलता है, और थर्ड 1817 टू 1818 तक चलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1790 टू 1792। पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर। दूसरी बात, सबसे खास चीज जो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रेवेन्यू के क्षेत्र में
राजस्व के क्षेत्र में एक सेटलमेंट सिस्टम लेकर आए थे। वॉरेन हेस्टिंग्स जिन्होंने 5 ईयर और 1 ईयर के सेटलमेंट शुरू किए थे वो फेल थे, वो लगभग असफल थे। तो उनके स्थान पर इन्होंने कौन सा लेकर आए हैं, इन्होंने लाए हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, इनके द्वारा जो सिस्टम लाया गया है वो कौन सा सिस्टम है, वो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और ये इंट्रोड्यूस इन्होंने किया है 1793 में। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 इन फॉर बंगाल एंड बिहार। बंगाल और बिहार के लिए ये सिस्टम लाया गया था, सबसे पहले बंगाल में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये किसके स्थान पर आया था, ये इसके पहले कौन से सिस्टम चला करते थे रेवेन्यू के सेक्टर में, तो बता चुका हूं 5 ईयर और 1 ईयर जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लेकर आए थे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इन्होंने लाए हैं परमानेंट। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था इसके द्वारा क्या हुआ है कि वो जो बिडिंग या बोली लगाने वाली जो प्रथा चला करती थी जमींदारों के लिए, और जमींदार जितनी बड़ी बड़ी बोली लगाते थे और उन्हें उतना एरिया जो है जमींदारी में मिल जाया करता था, वो सिस्टम अब यहाँ पर क्या हो गया है, खत्म हो गया। ठीक है, तो जो 5 ईयर और 1 ईयर का सेटलमेंट सिस्टम था दैट इज बेस्ड ऑन द बिडिंग, पीपल यूज्ड टू बिड हाई टू बिकम जमींदार। जहां पे पीपल क्या करते थे, लोग क्या करते थे, हाईएस्ट बिडिंग लगाते थे, हाईएस्ट बोली लगाते थे और वो क्या बन जाते थे, जमींदार बन जाया करते थे। तो ये जो प्रोसीजर थी, ये जो सिस्टम था, प्रणाली थी, उसको खत्म कर दिया गया है और अब आ गया परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसको समझते हैं कि ये कैसा सिस्टम था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या था कि यहाँ पर अब जो लैंड एरिया हुआ करते थे, जो जमीनें हुआ करती थी, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उन जमीनों का क्या किया जाता था, सर्वे कराया जाता था। ठीक है, उन जमीनों को क्या कर लिया जाता था, सर्वे करा लिया जाता था और उन जमीनों पर कितना रेवेन्यू आने वाला है, उन जमीनों पर, उन लैंड पर कितना राजस्व आ सकता है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंफर्म कर लिया जाता था, तय कर लिया जाता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख लेती थी कि ये जो लैंड एरिया है, जो जमीन है, ये इतनी उपजाऊ है या ये कम उपजाऊ है, उस हिसाब से उसका रेवेन्यू देख लेती थी कि 10 ईयर के लिए। ठीक है, और ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कितने ईयर का था, 10 ईयर का, कि 10 साल के लिए इतना रेवेन्यू यहाँ से आ सकता। ठीक है, और उस की जो जमींदारी है वो उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को दे दी जाती थी। ठीक है, किसी जो उस उधर का जो जमींदार था उसे वहां की जमींदारी दे दी जाती थी। ठीक है, अब वो जो पर्सन था, जो जमींदार था, वो उस लैंड एरिया का, उस जमीन का क्या बन गया था, एक प्रकार से ओनर की तरह था और उसे एक फिक्स अमाउंट जो था, एक फिक्स या एक निश्चित धनराशि ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी होती थी। ठीक है, और ये जो धनराशि थी ये फिक्स हो गई थी, एक फिक्स अमाउंट देना होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये सबसे बड़ी विशेषता थी परमानेंट सेटलमेंट की, कि यहाँ पे आपको जो जमींदार थे, यहाँ पे उन्हें एक फिक्स रेवेन्यू ही देना होता था, किसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, और जो रेवेन्यू इन्होंने कलेक्ट किया है फार्मर्स से, जो टोटल रेवेन्यू जमींदार के पास आया है, उस रेवेन्यू का अगर देखा जाए तो 89% पार्ट दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को और 11% पार्ट जो जमींदार था वो खुद रखता था। लेकिन ये जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा ये फिक्स हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मर्स के लिए भी रेवेन्यू फिक्स हो गया है और जो जमींदार हैं उसके लिए भी रेवेन्यू फिक्स हो गया है और साथ ही गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू फिक्स हो गया था। ठीक है, इस तरह का सेटलमेंट सिस्टम इन्होंने लेकर आए थे। और फिर आगे हम बात करें इससे क्या हुआ है, इसके अलावा जमींदारों के पास अगर देखा जाए तो पावर ऑफ, देखिए जमींदारों की अगर बात करें तो जमींदारों को इस तरह से तो राइट दिया गया जमीन की ओनरशिप, साथ ही साथ जो पुलिस के राइट जमींदारों को थे ये कॉर्नवालिस ने क्या किया है, खत्म कर दिया। ठीक है, जमींदारों के पास जो पावर ऑफ पुलिसिंग थी और जो पावर ऑफ जुडिशरी थी उसे क्या किया गया है, लगभग खत्म कर दिया गया। ठीक है, फार्मर और टेनेंट्स से जो वसूला जाने वाला, फार्मर और टेनेंट्स का मतलब जिनकी जमीन नहीं है, जो सिर्फ वहां पे खेती करते हैं, ठीक है, किराए के रूप में। तो फार्मर और टेनेंट्स से वो जो कर वसूलते थे उसमें 1% हिस्सा खुद रखते थे, यानी जो जमींदार थे वो खुद रखते थे और बाकी जो भाग था वो किसे दे दिया जाता था,
ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था। ये पहले का सिस्टम था, ये पहले की व्यवस्था थी, किस जो 5 ईयर सेटलमेंट और जो 1 ईयर सेटलमेंट था उसके समय ये सिस्टम चला करता था। लेकिन अब तो जो है, अब तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आ गया है, जो कब शुरू किया गया 1793 1793 में। और जमींदारों के पास क्या आ चुकी है, जमींदारों की जो पॉलिसिंग पावर थी, जो जुडिशरी पावर थी, जुडिशियल पावर थी, वो खत्म हो चुकी है। पहले ये दोनों पावर किसके पास हुआ करती थी, जमींदारों के हाथ में हुआ करती थी। अब जमींदारों के पास पुलिस से रिलेटेड या जमींदारी से या जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी अधिकार नहीं बचे हैं, ठीक है। इसके लिए इन्होंने पुलिस स्टेशनों की स्थापना करवा दी है डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, और साथ ही साथ इन्होंने जो जुडिशरी थी, जो न्यायपालिका थी, उसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। अब जमींदारों से अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की, तो अब जमींदारों से नहीं पूछा जाएगा कि वो कितना रेवेन्यू दे सकते हैं सरकार को, ठीक है। अब उनसे ये कंसल्ट नहीं किया जाएगा कि आप कितना रेवेन्यू, यानी बिडिंग वाली जो कंडीशन थी वो नहीं थी। अब सरकार जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खुद ही लैंड सर्वे करेगी और खुद ही तय करेगी कि लैंड से कितना रेवेन्यू आ सकता है, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में बोला गया है। और एक बार तय होने के बाद जो अमाउंट तय किया गया है एक बार, वो चेंज नहीं किया जाएगा। ये इस रेवेन्यू सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण फीचर था कि एक बार जो गवर्नमेंट ने तय कर लिया ना, उस रेवेन्यू में चेंज नहीं होगा। कितने समय तक? 10 ईयर का परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम से क्या होता है, इस सिस्टम से दो चीजें फिक्स हो जाती है। इस प्रणाली के तहत दो बातें जो होती हैं वो निर्धारित हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं कि जो रेवेन्यू अमाउंट होगा, तो एक लैंड से जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू अमाउंट होगा वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। एक लैंड एरिया से कितना एक्सपेक्टेड अमाउंट है, कितना अमाउंट वहां से आ सकता है रेवेन्यू के तौर पर, वो क्या हो गया है, फिक्स हो गया, ठीक है। उसमें चेंज नहीं होने वाला है 10 ईयर तक। एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है, मान लो कि एक लैंड एरिया है, ठीक है। तो यहां से जो अमाउंट आना है रेवेन्यू के तौर पर वो क्या है, फिक्स है, उसमें 10 सालों तक चेंज नहीं होगा। दूसरा जो फिक्स हो जाती है बात, वो ये हो जाती है कि रेवेन्यू अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसमें 89% ईस्ट इंडिया कंपनी और 11% जो होगा वो गवर्नर के हाथ में होगा, सॉरी जमींदार के हाथ में होगा। यानी कि मान लो इस लैंड एरिया से अगर हम बात करें, इस लैंड एरिया से अगर 1000 रुपीज का रेवेन्यू कलेक्शन किया है जमींदार ने, तो इसका 11% जमींदार खुद रखेगा और जो 89% है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। इट मींस कि इसका 11% हो जाएगा कितना, 110 रुपए। तो 110 रुपए के लगभग अमाउंट जमींदार रखेगा, बाकी का जो अमाउंट है 890 रुपए का वो किसे दे देगा, वो दे देगा किसे, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस तरह का रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, जमींदार। लेकिन अब इसमें है ना कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना। जैसे जमींदार बिकेम द ओनर ऑफ द लैंड, जमींदारों को ही क्या किया गया है, लैंड के ओनरशिप दे दी गई है, जमीन के एक प्रकार से मालिक बना दिया गया, ठीक है। इसको करने के पीछे का रीजन गवर्नमेंट का ये था कि जब हम जमींदार को या जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्हें ही अगर लैंड के ओनरशिप दे देंगे तो वो क्या करेंगे, वो जमीन में जो रिफॉर्म्स होना चाहिए, लैंड से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स होना चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स होना चाहिए खेतों में, जमीनों में, उनको वो कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उल्टा इसका होता है, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जमींदार वर रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है। साथ ही साथ जमींदारों को वंशानुगत अधिकार दे दिया गया है, हिरारिकल अथॉरिटी दे दी गई, हेरेडिटरी अथॉरिटी दे दी गई है कि इनके बाद इनके जो पुत्र होंगे वो भी उस जगह के जमींदार होंगे, उस जमीन के जमींदार बनेंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं कि ये जो हैं अपने जमींदारी अधिकार को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कैन सेल और ट्रांसफर द लैंड, ठीक है। तो ये अपने जमीन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं किसी दूसरे जमींदार को, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को सेल भी कर सकते हैं और उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि बात ये समझे कि यदि जमींदार फेल हो जाता है उस 89% रेवेन्यू को ईस्ट इंडिया कंपनी को देने में, तो इसके जो जमींदारी राइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। जमींदारों के जो जमींदारी अधिकार हैं उस जमीन पर वो खत्म कर दिए जाएंगे इफ दे फेल टू पे रेवेन्यू, यदि वो रेवेन्यू को पे करने में क्या हो गए हैं, असफल हो गए हैं तो, ठीक है। अब एक चीज और भी समझें कि बंगाल के और बिहार के जो जमींदार थे उन्हें एक फिक्स दिन में ही, एक पर्टिकुलर डे पर ही जाकर सारा रेवेन्यू क्या करना होता था, पे करना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डे निर्धारित था, एक दिन तय किया हुआ था, ठीक है, अ पर्टिकुलर डे वाज डिसाइडेड, और उस पर्टिकुलर डे पर जाकर ही जमींदारों को सारा रेवेन्यू देना होता था, ठीक है।
अब अगर उस दिन में कोई जमींदार सूर्य अस्त के पहले सन सेट होने के बाद अगर पहुंचता है, ठीक है, सूर्य अस्त होने के बाद अगर पहुंचता है, तो उसकी अथॉरिटी जो होगी, उसकी जो जमींदारी होगी उस जमीन की, उसे क्या कर लिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी जमींदारी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, एक दिन तय था जिस दिन जमींदारों को आकर अपना टैक्स देना होता था। अगर सनसेट से पहले टैक्स नहीं दिया तो उस जमींदार की उस जमीन से जमींदारी यानी लैंड लॉर्डशिप क्या हो जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का भी एक प्रिंसिपल था, इस तरह का भी एक रूल था जिसे सनसेट लॉ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये तो बात कर ली है रेवेन्यू सिस्टम के लिए इन्होंने, या रेवेन्यू के लिए क्या रिफॉर्म्स किए हैं, तो ध्यान रखना है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इन प्लेस ऑफ 5 ईयर और 1 ईयर सेटलमेंट। 5 ईयर एंड 1 ईयर सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय बंगाल और बिहार में 5 साल का और 1 साल का रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया गया था, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर जो सिस्टम लेकर आए हैं वो 10 ईयर का परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आगे हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने, और देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो पुलिस के सेक्टर में भी रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं, पुलिस स्टेशनों की स्टैब्लिशमेंट किया है। सबसे खास जुडिशरी के मामले में, न्यायपालिका के मामले में अगर हम बात करें तो दीवानी अदालतें हों यानी सिविल कोर्ट हों, चाहे फौजदारी अदालतें हों, चाहे क्रिमिनल कोर्ट्स हों, ठीक है, दोनों ही अदालतों में, दोनों ही कोर्ट्स का जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से, ठीक है ना, सीरीज के ऑर्डर में जो इन्होंने स्टेब्लिशमेंट किया है ये काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो स्टेब्लिशमेंट ऑफ लोअर ग्रेड कोर्ट्स एंड एपीलिएट कोर्ट, अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले हम सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। सिविल कोर्ट इट मीन जो दीवानी मामले होते हैं, ठीक है, नागरिक संबंधित जो अधिकार होते हैं, जो न्यायालय होते हैं उनकी बात करें। सबसे पहले मैंने बता चुका हूं आप लोगों को कि सदर दीवानी अदालत सबसे उच्चतम स्तर पर, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलते हैं, उसकी जगह पर यहां पर क्या होता है, सदर दीवानी अदालत, ठीक है। तो सदर दीवानी अदालत सबसे हाईएस्ट नंबर पर कौन सी कोर्ट आ जाती है, सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत के नीचे जो आती है वो प्रोविंशियल कोर्ट आते हैं, प्रांतीय न्यायालय आते हैं, ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट। प्रोविंशियल कोर्ट इट मींस प्रांतीय न्यायालय, ठीक है। तो सबसे ऊपर आ जाता है सदर दीवानी न्यायालय, उसके नीचे आता है प्रांतीय न्यायालय, और प्रांतीय न्यायालय के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या दीवानी कोर्ट, ठीक है। या दीवानी कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या दीवानी कोर्ट। और सबसे नीचे आता है मुंसिफ कोर्ट, मुंसिफ न्यायालय। ये स्ट्रक्चर, ये एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया था, ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, उसको स्टेब्लिश किया है। तो एक अगर बात की जाए, सबसे बड़ा जो कोर्ट होगा वो सदर दीवानी अदालत होगी, उसके नीचे प्रोविंशियल कोर्ट्स होंगे जो 4 थे, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा या दीवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, और उसके नीचे होगा मुंसिफ कोर्ट, ठीक है। अब हम बात करें अगर सदर दीवानी अदालत की, तो सदर दीवानी अदालत जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है, अपील करने का दीवानी मामलों में। तो दीवानी मामलों में अपील करने का उस पर्टिकुलर रीजन या उस पर्टिकुलर स्टेट में सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट होगा फॉर अपीलिएट इन द केसेस ऑफ सिविल, वो हो जाएंगे कौन सा कोर्ट, सदर दीवानी अदालत, ठीक है। सदर दीवानी अदालत की अगर बात करें तो इट्स जज वाज सपोर्टेड बाय हेड काजी, 2 मुफ्ती एंड 2 पंडित। तो यहाँ पे जो जज होगा उस जज को हेल्प कौन करेगा, तो यहाँ पे रिलीजियस चीजें भी ध्यान में रखना है। इस जज को हेड करते हैं हेड काजी यानी उस शहर के जो मुख्य काजी हैं, ठीक है। साथ ही साथ 2 मुफ्ती भी साथ में होंगे और 2 ब्राह्मण या 2 पंडित भी साथ में होंगे, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट्स की अगर बात करें तो मैंने कहा कि 4 प्रांतीय न्यायालय थे, 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, जो कहां पर थे, जो कि थे ढाका में, मुर्शिदाबाद में, इसके अलावा केलकटा में और पटना में, ठीक है। ढाका, मुर्शिदाबाद, यहां पे लिख देता हूं ढाका, मुर्शिदाबाद
कलकत्ता और पटना, ठीक है। ये हो गए हैं 4 प्रांतीय न्यायालय या 4 प्रोविंशियल कोर्ट। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कहाँ की, डिस्ट्रिक्ट या दीवानी न्यायालय की। तो जो जज होता है यहाँ का वो इसेंशियली होगा, ये जरूरी ये होगा कि वो एक इंग्लिशमैन होगा, एक यूरोपियन व्यक्ति होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होगा वो हमेशा कौन होगा, एक अंग्रेज व्यक्ति को ही क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, और वो न्यायालय और वो न्याय करेगा इंडियंस का भी और साथ ही साथ यूरोपियंस का भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जज इज इसेंशियली अ इंग्लिशमैन, ठीक है, वो डिलीवर जस्टिस टू इंडियंस एंड नॉट टू यूरोपियन। तो वो यूरोपियंस के लिए डिसीजन नहीं लेता था, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कोर्ट में जो जज होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दीवानी अदालत में, वो हमेशा एक यूरोपियन या एक अंग्रेज होगा। लेकिन ये अंग्रेज इंडियंस के लिए तो न्याय या जस्टिस डिलीवर करेगा, किसके लिए नहीं करेगा, यूरोपियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। सबसे नीचे आता है मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ could decide the case where the values of ₹50। तो ऐसे कोई केस होते हैं जो 50 रुपए या उससे कम के होते हैं, तो ऐसे केसेस मुंसिफ न्यायालय में या मुंसिफ कोर्ट में सुने जाते थे, 50 रुपीस और उससे छोटे वाले केसेस, ठीक है। ये आते हैं मुंसिफ। मुंसिफ इंडियंस ही अपॉइंट होते हैं, यहाँ के जो जज होते थे वो इंडियंस होते, ठीक है। मुंसिफ किसे कहा जाता था, भारतीयों को। तो इंडियंस ही होते थे इस कोर्ट के जज, मुंसिफ कोर्ट के, और उन्हें सुनने का अधिकार था 50 रुपए और उससे कम के जो भी मामले हैं, जो दीवानी मामले हैं, उनको कौन सुनता था, मुंसिफ, ठीक है, मुंसिफ न्यायालय में। तो ये स्ट्रक्चर, ये जो पूरा का पूरा जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से ऑर्डर वाइज तरीके से जो एस्टेब्लिशमेंट किया था, उसका श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ये कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन से कोर्ट की, अब हम बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट की। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं आप लोगों को क्रिमिनल कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर था। क्रिमिनल कोर्ट इट मींस फौजदारी मामले हो गए हैं या आपराधिक मामले हो गए, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट। अब यहां पर भी सबसे ऊपर जो कोर्ट आता है, देखिए यहां पे मैंने लिख दिया है सिविल कोर्ट। ये सिविल कोर्ट का स्ट्रक्चर था, ये क्रिमिनल कोर्ट का स्ट्रक्चर यहां पे बना रहा हूं। तो यहां पर भी आप देखेंगे सबसे ऊपर जो आएंगे, सबसे पहले नंबर पे जो आएंगे वो आएंगे सदर निजामत अदालत, ठीक है। ये हो गया है सबसे हाईएस्ट कोर्ट, किन मामलों का, क्रिमिनल मामलों का, ठीक है। सदर निजामत अदालत, सदर निजामत कोर्ट, ठीक है। इनके नीचे आ जाते हैं, अगेन आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे क्या, प्रोविंशियल कोर्ट। और वो कितने थे, प्रांतीय न्यायालय, वो 4 थे। ये कितने न्यायालय हैं, ये 4 न्यायालय हैं, ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता एंड पटना, ठीक है। इनके नीचे अगर बात की जाए तो इनके नीचे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट, जैसे यहां पे आप लोगों ने देखा है डिस्ट्रिक्ट दीवानी कोर्ट, वैसे ही यहां पे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। और सबसे नीचे अगर बात की जाए, सबसे निचले स्तर पर बात की जाए तो उसे हम बोलते हैं तालुका कोर्ट, तालुका कोर्ट, ठीक है, या तहसील कोर्ट भी बोला जा सकता है, तालुका लेवल पर, तहसील के स्तर पर। इस तरह से ये हो गए हैं फौजदारी मामलों की न्यायपालिका का सिस्टम, ये हो गया है दीवानी मामलों की न्यायपालिका का सिस्टम। अब आप लोग देखें कि फौजदारी मामले में सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट है वो है सदर निजामत, हाईएस्ट कोर्ट हो जाएगा किस चीज का, अपील करने का, किन मामलों में, निजामत या फौजदारी मामलों में अपील करने का सबसे बड़ा कोर्ट है अपीलिएट कोर्ट, हाईएस्ट अपीलिएट कोर्ट, हेडेड बाय द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। तो इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे, सदर निजामत अदालत के गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। ये चीज ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट की बात करें तो बता चुका हूं 4 प्रोविंशियल कोर्ट हैं, वो एज इट इज हैं, जैसे यहां पर हैं, ढाका में, मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता में और पटना में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट जो थे वो मोबलाइज कोर्ट हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे। और यहाँ पर जो जज होते थे वो कौन होते थे, वो इंग्लिशमैन होते थे, ठीक है। तो जजेस वर इंग्लिशमैन, जज हमेशा यहाँ पे अंग्रेज लोग ही अपॉइंट किए जाते थे। जैसे कि
यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं एज इट इज व्यवस्था यहाँ पर भी है। डिस्ट्रिक्ट दीवानी या फिर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट, जो जज हैं वो कौन होंगे, अंग्रेज लोग होंगे। फिर तालुका लेवल की अगर बात की जाए तो तालुका जो कोर्ट है उसमें इंडियन जज होते थे या जो जज थे वो भारतीय दरोगा को ही जज बना दिया जाता था। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से इन्होंने श्रृंखलाबद्ध तरीके से न्यायपालिका को स्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ हम बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में जो नागरिक सेवाएं हैं उनका जनक भी हम किसे मानते हैं, उनका जनक भी हम मानते हैं किसे, कॉर्नवालिस को। तो कॉर्नवालिस ने ही इंडिया में सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था, उनकी शुरुआत करी थी एक तरह से देखा जाए। देखिए उस समय पर कोई एग्जाम्स नहीं कराई जाती थी, पहली बात तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं होती थी। ये एग्जाम्स का जो कंसेप्ट है वो 1853 के चार्टर एक्ट में आया था और उसके बाद एग्जाम्स कराई जाने लगी थी जिसे ICS कहा जाता था। इन्होंने जो कंसेप्ट शुरू किया था, देखिए उस समय जो ऑफिसर्स थे, एक्चुअल में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे वही लोग क्या करने लगे थे, प्रशासन करने लगे थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे वही लोग क्या करने लगे थे, प्रशासन करने लगे थे। और उन लोगों में काफी ज्यादा करप्शन था, उन लोगों में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार था। ठीक है, करप्शन का या भ्रष्टाचार का बेसिक रीजन ये था, बेसिक कारण ये था कि इन लोगों की सैलरी काफी कम हुआ करती थी, इनका वेतन काफी कम हुआ करता था। कॉर्नवालिस आते हैं और वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले इस करप्शन को दूर करते हैं। ठीक है, प्राइवेट ट्रेड जो वो किया करते थे, निजी व्यापार वो जो किया करते थे, वो जो भेंट वगैरह लिया करते थे, इन सारी चीजों का काफी कठोरता के साथ उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कड़े कानून ये बनाते हैं। हालांकि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी यही काम किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और लॉर्ड कॉर्नवालिस भी यही काम करते हैं, लेकिन ये काफी मजबूती से करते हैं। तो करप्शन को दूर करते हैं, साथ ही साथ इनकी जो सैलरी थी, इनका जो वेतन था उसमें इंक्रीमेंट किया जाता। अगर कलेक्टर की बात करें तो उस समय पर 1500 रुपए की सैलरी दी जाती थी और साथ ही साथ एक डिस्ट्रिक्ट से जितना भी रेवेन्यू आता था उसका 1% कलेक्टर को जाया करता था। तो इस तरह का सिस्टम यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया और इन्होंने समझा है कि इनकी जो करप्शन करने की आदत है उसका बेसिक रीजन ये है कि इनकी सैलरी क्या है, कम है, और कम सैलरी के कारण ये करप्शन कर रहे हैं और इसी कारण ये क्या करते हैं, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कराते हैं। तो इस तरह से इन्होंने सिविल सर्विसेज में कुछ रिफॉर्म्स कराए हैं, सिविल सर्विसेज को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली किया है। हालांकि उस समय पर भी इंडियंस को इन सर्विसेज में कॉम्पीट करने की अथॉरिटी नहीं थी। इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन में जरूर थे, प्रशासन में जरूर थे, लेकिन काफी लोअर पोस्ट पर थे, काफी निचली पदों पर हुआ करते थे। हायर पोस्ट पर हमेशा, देखिए हम बात करें चाहे रॉबर्ट क्लाइव की बात कर लें, चाहे कॉर्नवालिस की बात कर लें, चाहे हम इनकी बात कर लें, हम सब काफ़ी आगे भी चले जाएं ब्रिटिश रूल के 1914 तक भी अगर चले जाएं, 1914 तक भी चले जाएं, तो इंडियंस जो थे ना उन्हें हाईएस्ट पोस्ट पर अपॉइंट नहीं करने की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने फॉलो की है। ब्रिटिशर्स कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडियंस का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो जाए प्रशासन में, चाहे आर्मी में उनका इन्फ्लुएंस हाईएस्ट पोस्ट तक कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे पुलिस की बात करें तो डिपार्टमेंटल जो पोस्ट थी या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो पोस्ट थी उसमें इंडियंस को ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट तक नहीं पहुंचने दिया जाता था, ये पॉलिसी थी। ठीक है ना, अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज में तो इंडियंस जो आए हैं वो 1853 के बाद से इंडियंस को परमिशन मिली है। फर्स्ट इंडियन 1863 में आए हैं जिनका नाम मैंने बताया आप लोगों को, सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, जो किसके पुत्र थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर के। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे, बड़े भाई थे, 1863 में आते हैं। और उनके बाद फिर हर साल एक दो इंडियंस इन एग्जाम्स को क्लियर करने लगे थे, ICS की एग्जाम को। हालांकि बाद में इसकी पॉलिसी थोड़ी सी सरल होती है और इंडियंस को शामिल करने के लिए थोड़े ज़्यादा अवसर मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें 1878 के दौर में लॉर्ड लिटन क्या करते हैं, इंडियंस की जो एज थी इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने की उसको रिड्यूस कर देते हैं 23 से 19 ईयर, 23 साल से कितना कम कर दिया जाता है, 19 साल। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि एक इंडियंस को अगर इन एग्जाम्स को क्लियर करना है तो उसकी एज जो है उसे कितनी एज में वो कर सकता है, 19 ईयर। ठीक है, 19 मैक्सिमम एज है, इससे बड़ा व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। साथ ही साथ ये जो एग्जाम होती थी ये लंदन में होती थी, ब्रिटेन में होती थी। ठीक है, और जो उसका जो सब्जेक्ट था, जो सिलेबस था, जो लैंग्वेज थी एग्जाम की वो इंग्लिश लैंग्वेज थी। जो उनका जो नॉलेज था वो एंशिएंट ग्रीक और जो लैटिन नॉलेज था वो उसमें पूछा जाता था। तो इन नॉलेज को अगर आपको ग्रहण करना है तो आपको भारी भरकम खर्चा करना होगा और ब्रिटेन में रहकर उसकी स्टडी करना होगी, तब जाकर आप इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाते थे। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम था। हालांकि इन्हें सिविल सर्विस का भारत में इंट्रोड्यूस किया है तो इन्हें जनक माना जाता है। साथ ही साथ
इनके समय पर संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। संस्कृत कॉलेज स्थापित किया गया था कहां पर? वाराणसी में, बाय जोनाथन डंकन। तो जोनाथन डंकन ने इनके समय पर एक संस्कृत कॉलेज स्टेब्लिश किया था कहां पर? वाराणसी में। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहां पर हमने बात कर ली है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर क्या एक्टिविटी हुई, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए हैं प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में, साथ ही रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो देखते हैं हम परमानेंट सेटलमेंट बंगाल बिहार में इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो रिलेटेड हैं किससे? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गवर्नर जनरल की जो इनके बाद आते हैं। ठीक है, सर जॉन सॉर। तो सर जॉन सॉर की बात की जाएगी और उनके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली भी कई मामलों में इंपॉर्टेंट है। उनके समय पर आप सभी को पता है कि एक सिस्टम लाया गया था उनके द्वारा जिसे हम ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है।